हेलो। आज की वीडियो में हम रिट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो 30 तक किए थे हमने, और जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, वो हमने देखा था कि वो एक अमेंडमेंट के द्वारा सीज टू ऑपरेट हो गया, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फर्दर जो आर्टिकल 32 है वो है रिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों ही जो आर्टिकल है ना, इसके अंडर रिट्स इशू किए जा सकते हैं, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स, एंड आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको अधिकार दिया हुआ है। अब देखो रिट्स होती क्या है, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, अगर हमें कभी ऐसा लगे कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, हम आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। जो राइट्स हमें लग रहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, वो ब्रीच हो रहे हैं, और बाय गवर्नमेंट और बाय एनी अथॉरिटी वो राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है। आर्टिकल 32 के अंडर क्या है कि आर्टिकल 32 पावर देता है एक इंडिविजुअल को कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके, अपने फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट करा सके, उसके फंडामेंटल राइट्स उसका मूल अधिकार है उसको मिल सके। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो 5 रिट्स इशू कर सकती हैं वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकता है रिट्स, एंड आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स। वो भी तब देखो, अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है आपको हाई कोर्ट के पास जाना है, आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो कि आपका अगर कोई लगता है आपको कोई अधिकार आपको नहीं मिल रहा है जो फंडामेंटल राइट है आपका, लेकिन उसके लिए भी आपको बताना होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दूसरा, आर्टिकल 32 के अंडर तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इशू हो सकते हैं, जो रिट्स इशू हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32। लेकिन जो आर्टिकल 226 है वो फंडामेंटल राइट्स को तो प्रोटेक्ट करता ही है, इसके साथ में अदर राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो सोलली फंडामेंटल राइट्स के लिए है। आर्टिकल 226 हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये अदर राइट्स को भी साथ साथ में प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट के। तो अगर ऐसे आ जाए कि आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में अगर हम रिट्स इशू करते हैं तो वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो खाली रिट्स देख के हमें लगता है कि हाँ रिट्स हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के अंडर वो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 ही सिर्फ फंडामेंटल राइट है। ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, बोरो किया था जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड रिट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, लेकिन उसको इशू करने के लिए जो आर्टिकल 32 है उनका उनका जो रिट्स का आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कोई राइट जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट, वो आपका कुछ वायलेट हो रहा है कहीं पे, आपको कुछ बोलने से आपके ऊपर कोई धाराएं लग रही हैं, मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते मनाई बात, या फिर इस तरीके से ओपनली रख नहीं सकते अपने आइडियाज को, तो उसमें अगर आप जाते हो ना कि हमारा ब्रीच हो रहा है अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स, तो लेकिन उसके इन्फोर्समेंट के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट कर भी सकती है इन्फोर्स, नहीं भी कर सकती, वो उसकी डिस्क्रिशन के ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि 32 इटसेल्फ हमारा फंडामेंटल राइट है। होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स 32, एंड हाई कोर्ट अंडर 226 फंडामेंटल राइट्स के लिए भी एंड फॉर अदर राइट्स ऑल्सो ये रिट्स को इशू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उन चीजों के लिए किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, उन चीजों में के वायलेशन के अगेंस्ट रिट्स इशू कर सकता है जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया में कहीं भी हो, भले वो तमिलनाडु में हो रही हैं चीजें, भले वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं चीजें हो रही हैं, भले वो दिल्ली में हो रही हैं, भले पंजाब में हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मना नहीं करेगा। इसके लिए कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कौन सी जगह पे या कौन सा इंसान कर रहा है। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा है
कि अगर हाई कोर्ट के अंदर आपको लेके जानी है तो वो रिट अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई पर्सन फाइल कर रहा है तो वो जो क्राइम हो रहा है या किसी चीज का वायलेशन हो रहा है वो भी उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही होना चाहिए। मतलब जहां तक हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वहीं तक वो क्राइम होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं ये 5 तरीके का होता है। एक होता है हेबियस कॉर्पस, एक होता है मैंडमस, यहाँ पे हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्चुररी यहाँ पे, एंड 5वां है क्यो वारंटो। वो ये रहा। अभी हम एक एक को अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है हेबियस कॉर्पस। अब ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में थोड़ी मुश्किल क्रिएट करता है। ये जो वर्ड्स हैं ना ही वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये लैटिन वर्ड्स हैं एक्चुअली। इसके लिए ना इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी और इसका समझ में नहीं आता अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखो, क्योंकि ये लैटिन से ये वर्ड्स लैटिन हैं। इसका लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। ये इसके मतलब जो मीनिंग है ना, इसको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि स्टेट के जो एग्जाम्स है ना उसमें ज्यादा डिटेल में इसमें आने के चांसेस नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्टली मीनिंग जरूर पूछ सकते हैं। ये हाईली चांसेस है कि हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, और उसमें से मैंडमस का एक मीनिंग दे देगा, प्रोहिबिशन का और 3-4 स्टेटमेंट आ जाएंगे, और साथ में एक और टू प्रोड्यूस अ बॉडी और टू हैव अ बॉडी। ये पब्लिक एंड प्राइवेट ये दोनों के लिए इश्यू हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन ए है, मान लो कोई बंदा ए है। अब ये ए पर्सन कहीं पे बैठा है, ठीक है। एक कोई चोर है, वो किसी घर में आता है, चोरी करता है, पूरी ज्वेलरी लूट के, सब सामान लूट के ले जाता है। अब ये पर्सन कहीं उस घर के आसपास या कहीं बाहर बैठा है, उसने चोर को आते हुए देखा और चोर को जाते हुए भी देखा, लेकिन इसको नहीं पता ना कि ये बंदा चोर है, चोरी से मकसद से आया है, या फिर चोरी करके कुछ लेके जा रहा है। इसको क्या पता, ये तो खाली रैंडमली उस घर के बाहर खड़ा बैठा या कहीं पे फोन पे बातचीत करता भी तो हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसने चोर को आते जाते देखा। अब मान लो इस ए बंदे को ना पुलिस सिर्फ इस बेसिस पे पकड़ के ले जाती है कि हाँ तुम्हारा भी हाथ है इस चोरी में, तूने पूरी ये कॉन्स्पिरेसी पूरी कहानी बनाई, क्योंकि तुम वहां पे खड़े थे, चोर आया तब भी थे और चोर गया तब भी तुम वहां पे थे। इस बेसिस पे आपको पर्सन ए को पकड़ के ले जाते हैं। अब इसका कोई रोल तो है नहीं। अब इसको मान लो 2-3 दिन इसके अधिकार को उल्लंघन किया जाता है, जो 24 आवर से ज्यादा रख नहीं सकते। मान लो 2-3 दिन के लिए इसको पुलिस कस्टडी में भी रखते हैं और इसके घर वाले या फिर घर वालों की कोई बातचीत नहीं सुनी जाती, ना ही इसकी कोई पुलिस बातचीत सुन रही है। अब इस केसेस में जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, या तो आप खुद, अगर आप कस्टडी में हो आप नहीं जा सकते, तो आपके घर वाला, आपकी फैमिली में से कोई भी बंदा आपकी तरफ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हुआ है कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो खाली बैठा है, 3 दिन से पुलिस कस्टडी में रखे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और कुछ नहीं है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये इशू करेगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हेबियस कॉर्पस लगा देगी इस पे। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि टू प्रोड्यूस अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, उस बंदे को लेकर आओ जिसका कोई क्राइम ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसके तहत उस बंदे की जितनी भी डिटेंशन है उसे बाहर कर देता है। आई मीन उसकी जो भी उसको रखा है पुलिस कस्टडी में, या उसके ऊपर जो भी फालतू की धाराएं लगाई हैं उसे बाहर करके उसको सेट फ्री कर देता है। तो उसका वो जो डिटेंशन भी है पुलिस के अंडर वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है इन हेबियस कॉर्पस। और ये किसी भी प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये जो मैंने जैसे पहले भी बताया, दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अगर कोई इस तरीके का किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकता है, तो उस केस में भी इसको इशू किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है मैंडमस। इससे पहले ना हम ये भी समझते हैं कि 3-4 एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये नहीं लगता है, हेबियस कॉर्पस नहीं लगता है, जहां पे ये लागू नहीं होती है रिट। वो कौन कौन से हैं? वो पहला है कि अगर डिटेंशन लॉफुल प्रूव हो जाता है तब नहीं। मान लो ए पर्सन का जो बैठ के देख रहा था कि हाँ बंदा आ रहा है चोरी करके फिर जा रहा है, मान लो कि उसके अगेंस्ट ये प्रूव हो जाता है, वो डिटेंशन लॉफुल हो जाती है, प्रूव हो जाता है कि उसका वाकई में इस कॉन्स्पिरेसी में कोई हाथ है, उस केस में हेबियस कॉर्पस आप नहीं लगा सकते हो।
Proceeding is for contempt for the legislation or the court. Detention is by the contempt court, competent court. Detention is outside the jurisdiction of the court. मतलब मान लो कि वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ ही नहीं रही। ये 3-4 चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना। इसके केसेस के ऊपर ये हेबियस कॉर्पस नहीं लगता है। अब नेक्स्ट आ जाता है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल जो मीनिंग है वो है कमांड, वी कमांड। यहाँ पे सिर्फ कमांड लिखा है, वैसे ही ऐसे आता होता है, वी कमांड। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कर सकती है कि आप अपना काम ढंग से करो, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। अभी अब हेबियस कॉर्पस वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे वो यहाँ पे पुलिस अब अपना काम नहीं कर रही थी, आपने जाके कंप्लेंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि साहब वो काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट मैंडेमस लगा सकती है, पुलिस को बोल सकती है कि भाई अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहे हो। अगर वो बंदे के ऊपर कोई डिटेंशन इस तरीके का नहीं प्रूव होता है लॉफुल, तो उसको सेट फ्री क्यों नहीं कर देते हो। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसको बोलती है कि अपना काम करो, मतलब कि उसके ऊपर अपनी कमांड को कस के रखना, बोलना कि अपने काम को करना, ये होता है मैंडेमस। और ये भी देखना है कि मैंडेमस जो है ना वो अगेंस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं लग सकता, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो अपनी ड्यूटीज या अपनी पावर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने किसी केस में अपनी पावर्स या किसी भी चीज में, अदरवाइज ऑल्सो जनरली जब वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे जो भी चीजें वो कर रहे हैं उसमें उसके बेसिस के ऊपर आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर नहीं लगा सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है। और सेकंड है मैंडेमस जो है ना वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मान लो कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई बॉडी और प्राइवेट बॉडी है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन केसेस में इनके ऊपर नहीं लागू किया जा सकता मैंडेमस को। ये सारी जो चीजें हैं ना वो ज्यादातर जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, उनके लॉ के अंडर काम करते हैं। मान लो यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसा हो रहा है, किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो रहा है या फिर किसी प्राइवेट ऑफिस में हो रहा है जो नॉन स्टैट्यूटरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट का कोई लॉ नहीं है। नॉन स्टैट्यूटरी वही होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है अब तक। तो उस केस में इनके ऊपर जितनी भी जो कानून का वो जो दायरा है वो सेट किया जाता है या फिर इनको बोला जाता है काम करने के लिए, वो बाय डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। तो ये मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आता है, ना ही हाई कोर्ट के अंडर। ये जो नॉन स्टैट्यूटरी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, इस तरीके की जो कॉर्पोरेशंस है या फिर प्राइवेट, जो सोली प्राइवेट कंपनीज बोल सकते हैं, वो इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड मतलब कोई काम करने से रोकना, ऐसा काम करने से रोकना जो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, उस काम से रोकना। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए इशू कर सकती है या फिर हाई कोर्ट अपने अंडर किसी इंफीरियर कोर्ट्स के लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए इशू कर सकती है। तो मतलब ये सिर्फ जुडिशरी या फिर क्वाजी जुडिशरी जो बॉडीज हैं उनके लिए ही इशू हो सकता है, जुडिशियल या फिर क्वाजी जुडिशियल जो होती हैं। अब देखो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कौन सी होती हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल कंज्यूमर जो डिस्प्यूट करके जो है हमारा वो हो गया। ये सब चीजें जो हैं वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज इनको बोला जाता है। रिड्रेसल कमीशन हो गया, जैसे ये सब चीजें जो है ये क्वाजी जुडिशियल में आती हैं। और ये किस किस के अगेंस्ट लागू नहीं हो सकती, ये किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट लागू नहीं हो सकती। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है जैसे कि हमारी अब जो संविधान है, विधानसभा होती है, जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और जो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेशन असेंबलीज होती हैं, इनके अगेंस्ट आप इशू नहीं कर सकते हो। इनको नहीं आप बोल सकते हो कि आपको ये लॉ पास करना है तो आप ये मत करो, हम आपको ये ऑर्डर देते हैं कि वी आस्क यू नॉट टू डू दिस। तो ऐसे ये इनको फॉरबिड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मतलब प्रोहिबिशन इनके ऊपर नहीं लगा सकते कि एक्ट पास मत करो। इसी तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसेज हो गए उसमें भी ये लागू नहीं कर सकते। मान लो डिप्टी कमिश्नर को कोई चीज करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी है या कोई टेंडर पास करने हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि आप इसको नहीं करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडीज,
और प्राइवेट बॉडीज एंड कंपनी के अगेंस्ट भी ये लागू नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल जो बॉडीज होती हैं उनके अगेंस्ट ही ये लागू हो सकता है। ये जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें यही लिखा है, ये मैंने डिटेल से समझा दिया आपको कि ये हो सकता है ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। लेकिन मैंडेमस तो हमने पहले पढ़ ही लिया था कि मैंडेमस सिर्फ जुडिशियल या फिर जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं इशू हो सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू आप इसको कर सकते हो, ठीक है, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोथ, लेकिन इसमें ये सिर्फ दोनों के। आगे आता है सर्चुररी। ये जो रिट है ना, ये प्रिवेंटिव ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं प्रोहिबिशन के काफी सेम है, लेकिन एक तरीके से ये अलग है, वो हम देखते हैं। सर्चुररी में क्या है, अब देखो इसका सही प्रोनाउंसिएशन वैसे सर्चुररी ही है, लेकिन ये लैटिन वर्ड्स हैं तो आप कैसे भी काम चलाओ बोल सकते हो, लेकिन आपको ना बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये प्रिवेंटिव भी है, साथ में क्यूरेटिव भी है। जो प्रोहिबिशन हमने पढ़ा था वो सिर्फ ये बोलती थी कि टू प्रोहिबिट, आपको किसी काम करने से रोकती थी, लेकिन इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट्स है ना, वो लोअर कोर्ट्स के अगर कोई ऑर्डर है उन्होंने जो पास कर दिया है जो पब्लिक के फेवर में नहीं है, जैसे हाई कोर्ट ने, या फिर हाई कोर्ट बोल सकता है आगे लोअर कोर्ट्स को, कि जो लॉ आपने पास किया है वो गवर्नमेंट के अगर फेवर में नहीं है, लॉ जो पास नहीं किया, वो जो भी उन्होंने मतलब ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं, वो तो लॉ तो चलो हमारी असेंबलीज पास करते हैं, आपने ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया है जो कि पब्लिक के फेवर में नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ये तो बोलता ही है कि इसको पास नहीं करना, साथ में उसको अपने हाथ में भी ले लेता है, उसको क्योर करता है। क्यूरेटिव मतलब उसको क्योर करना, मतलब उसको सही करना, ठीक करने के बाद उसको खुद से वो लागू कर सकता है। इस तरीके के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये सुप्रीम हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट ले सकता है एंड फिर उसको क्योर करके तो उसको वो लागू खुद से कर सकता है हाई कोर्ट, एंड उसके बाद हाई कोर्ट के किसी इस तरीके के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसको क्यूरेटिव बोलते हैं, मतलब प्रिवेंटिव तो है ही, आपको रोकते तो हैं ये कि ये सही नहीं है, ये नहीं करना है, साथ में खुद वो चीज अपने हाथ में लेके उसको सही से करके खुद वो ऑर्डर को पास कर देना, इसको बोलते हैं क्यूरेटिव। सर्चुररी, अब देखो ये चीज ध्यान में रखी है कि जो सर्चुररी की रिट है, जो हमने जो पहले पढ़ी थी प्रोहिबिशन, वो तो सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल के लिए ही पास होती थी, लेकिन जो सर्चुररी है ना, ये जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट भी पास हो सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस क्या है, मतलब कि जैसे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, डिप्टी जिसको कलेक्टर भी बोलते हैं, अब उसने कोई गाइडलाइंस बना ली वो जो पास करने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है या फिर कोर्ट को लगता है वहां की कोर्ट को कि ये फेवर में नहीं है, इससे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिबर्टीज कर्व हो सकती हैं या उनके ऊपर कुछ इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो जनता के फेवर में नहीं है, तो उसको बोल सकता है कि भाई ये लागू नहीं करने हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ये सही नहीं है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है, सर्चुररी में एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ जाता है जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल के साथ साथ में, लेकिन प्रोहिबिशन में हमने देखा था कि सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल को ही वो हाई कोर्ट जो है जो बोल सकती हैं। होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी काफी हद तक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यो वारंटो। इसका मतलब है कि बाय व्हाट लीगैलिटी और क्लेम you have appointed the person to a certain office, मतलब उसके पीछे क्या लीगैलिटी है या फिर क्या क्लेम है, किस वजह से आपने कानून या नियम के बेसिस के ऊपर आपने उस पर्सन को किसी ऑफिस में बैठा दिया या फिर उसका चेयरमैन बना दिया या फिर किसी जगह पे किसी अच्छे ऑफिस में नहीं बोल सकते हैं, अच्छा ऑफिस तो क्या, चलो अच्छा बुरा, मतलब कि किसी गवर्नमेंट जो ऐसे ऑफिसेज हैं उसमें कोई चेयरमैन अपॉइंट कर देना, वहां का हेड लगा देना। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी मान लो कोई प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, अब अडानीज का मान लेते हैं या फिर अंबानीज का मान लो, चलो अब उनका ऑफिस है, ठीक है, अभी जियो उनकी कंपनी है, मान लो अंबानी जिसको चाहे, मतलब कि मान लो किसी के ऊपर भी, अपने किसी सर्वेंट के ऊपर भी उनको अगर अच्छा लग रहा है तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तो उसको वो अपना जियो का चेयरमैन बना देते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं
वो जाके फिर क्लेम करते हैं कोर्ट में जाके कि भी हमें बनना चाहिए, हम उनके परिवार वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा अधिकार है। तो क्या इस बेसिस में गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी? क्या गवर्नमेंट मतलब इसको ऐसे केसेस को लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियस बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। वो बोलेंगे आपका प्राइवेट मुद्दा है, आपके घर की कंपनी, आप किसी को बनाओ ना बनाओ, उसमें हमें क्या लेना देना। इसी तरीके से जैसे मान लो ये लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी इशू नहीं हो सकती। अब मोदी जी जो हैं वो किसी को भी अपना जो कैबिनेट का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेंबर को बना सकते हैं। क्या उस केसेस में हम बोल सकते हैं कि क्या लीगैलिटी है या फिर क्या क्लेम है, किस बेसिस पे आप इनको आप अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हो? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये भी इनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। तो ये लागू कहाँ होता है? मान लो अभी हमें पता है कि जो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कौन सा होता है? एक डिप्टी कमिश्नर का ही ऑफिस है, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है वो ऑब्वियस है कि जो यूपीएससी चूज करती है, जिन बच्चों को एक लिस्ट आती है हर साल, तो उन्हीं बच्चों को ही यहाँ पे बिठाया जाता है, वो चूज होके वहीं पे जाते हैं। इसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मतलब इन्होंने वो रखा हुआ है कि जो बंदा ये टेस्ट क्वालिफाई करके आएगा, दिस रैंक लेके आएगा, तो उनको इस पोजीशन में बिठाया जाएगा। मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई ऐसी रैंडम बंदे को अपॉइंट करके बिठा देती है, तो क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं क्लेम? ऑब्वियसली हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं कि आप इस तरीके से किसी को ये बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस बोल सकते हैं ऑफिसेज हैं, क्योंकि पूरा यहीं से पूरा डिस्ट्रिक्ट चलता है, तो यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। इसी तरीके से मान लो एनएचआरसी का कोई चेयरमैन हो गया, जो कोई और इस तरीके के जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, तो वहां पे अगर कोई बंदा ऐसे बैठ गया जो आपको पता है, कोई डिप्टी कमिश्नर बन गया मान लो आपके ही एरिया का कोई बंदा, जो आपको पता है क्लियर करके नहीं आया, तो उस केस में आप जाके फाइल कर सकते हो कि बाय व्हाट लीगैलिटी और व्हाट क्लेम ये जो बंदा है ये ऑफिस में बिठाया गया है, क्या ये सही प्रूव हो जाता है? अगर तो प्रूव हो गया कि सही है तो सही है, अगर नहीं होता है तो उस केस में इसको क्यो वारंटो लग जाती है कि भाई आपको ऑफिस ये छोड़ना पड़ेगा, आप सही क्लेम से इसमें नहीं बैठे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक के और या फिर स्टैट्यूटरी जो बॉडीज है ना, उसी में लग सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक एंड जो स्टैट्यूटरी बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो क्रिएट की गई हैं, उसी केसेस में इसको हम क्यो वारंटो लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी हमें अभी देखनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहला क्या है कि जो पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर पुलिस फोर्सेस हैं या फिर कोई भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के जो बंदे हैं वहां पे काम कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर सकती है। तो अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं, मान लो कि वो बॉर्डर पे अभी जैसे इंडो चाइना की हमारा काफी ज्यादा टसल चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहां पे बॉर्डर पे हैं और वहां पे उनको सोच समझ के चीजें बोलनी है या सोच समझ के करनी है, लेकिन वहां से अब वो ऐसे कुछ वीडियो वायरल कर दें और जिसमें वो पूरा पर्दाफाश कर दें कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, हम क्या करने वाले हैं, और उसके बाद में अगर गवर्नमेंट उनसे पूछे भाई तूने ये क्या किया, और वो क्लेम करे कि नहीं मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19, तो नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। कुछ उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी कि उनको कहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब मार्शल लॉ जो होता है वो फोर्स में होता है तब भी पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो है, जब इमरजेंसी ऑपरेशन में आ जाती है तब भी जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं अंडर आर्टिकल 352। अब आपने इमरजेंसी अभी पढ़ा तो नहीं, लेकिन चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ। आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी लगती है ना, वो नेशनल इमरजेंसी हम उसको बोलते हैं, ये होती है नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 356 के अंडर जो लगती है उसको हम प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 360 में जो लगती है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ये डिटेल में आगे आ जाएगा, लेकिन आप ये बस ध्यान में रखना है कि 352 के अंडर ही सिर्फ, मतलब कि जब नेशनल इमरजेंसी है ना, सिर्फ उसी केस में अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो भी हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। उसके एनफोर्समेंट के लिए हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया रिट्स का। तो रिट्स का सेशन भी काफी लंबा हो गया, लेकिन मैंने काफी डिटेल में ये करवा दिया है। होप कि बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे अभी नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है
वो अंडर आर्टिकल वो 2005 में इसको वो किया गया था, क्रिएट किया कि कोई भी पर्सन अगर किसी ऑफिस की या फिर कोई भी इंक्वायरी अपने खुद के या किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहता है कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कुछ धंधलेबाजी तो नहीं हो रही, या फिर किसी भी अकाउंट्स के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का उसको पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन को ना हम एज अ फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पास एक गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके 2005 में हमें वो दे दिया कि एक राइट टू इन्फॉर्मेशन बना दिया कि आप इसके अगेंस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट के तहत या फिर किसी भी और अथॉरिटी के अगेंस्ट आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इससे आगे जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहां तक हमने चीजें वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में देखी हैं, उसका रीजन यही है कि ये चीजें ना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन एक्चुअली यहीं तक अगर देखा जाए ना, अभी डीपीएसपी आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, उसके बाद एफडीज आ जाएंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी, वहीं से ही ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। या फिर पार्लियामेंट का एक चैप्टर इसके सिवा अगर कोई इंपॉर्टेंट रह जाता है, और पंचायत का भी थोड़ा देखना ही है, वो तो चलो वो देख लेंगे, वहीं से आते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं।